आज के वीडियो में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बताया जाएगा कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिज्म है क्या। तो किसी पारदर्शी पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा जो दो समतल सतहों के द्वारा एक कोण पर घिरा होता है उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल which is bonded by two plane surfaces inclined at angle is called prism। तो हम पहले प्रिज्म के एक 3D डायग्राम के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका 3D डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। एक हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर हम लोग एक और ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, हाँ, और सामने के कोण को एक दूसरे से मिला लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। तो ये 3D डायग्राम से देख ही रहे हैं कि एक ये सरफेस हो गया और एक ये वाला सरफेस हो गया, और ये दोनों सरफेस एक कोण पर घिरा हुआ है। इस तरह से ये प्रिज्म का एक 3D डायग्राम हो गया। अब प्रिज्म से कुछ रिलेटेड टर्म है। सबसे पहले उन लोग को उन टर्म को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला टर्म है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? तो प्रिज्म के जिन दो सरफेसों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसे हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर प्रकाश इस सरफेस पर आकर के इंसिडेंट हो और इस सरफेस से बाहर निकल जाए तो हम कहेंगे कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस प्रिज्म का अपवर्तक सतह हो जाएंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएंगे। फिर दूसरा टर्म आता है बेस। बेस क्या है? तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस सरफेस पे खड़े होते हैं उस सरफेस को हम लोग बेस कहेंगे। तो ये वाला टर्म क्या हो गया? ये बेस हो गया। फिर तीसरा टर्म आता है प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल, तो प्रिज्म एंगल यानी प्रिज्म कोण क्या है? तो देखिए, अगर प्रकाश का रिफ्रैक्शन या और या इन दो सरफेस से होता है, इन दोनों सरफेसों को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे, और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल कहेंगे या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल कहेंगे। तो ये हमारा प्रिज्म एंगल हो गया या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अगर प्रकाश का रिफ्रैक्शन ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस से हो तो इन दोनों सरफेसों को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस और प्रिज्म कहेंगे, और इनके बीच का ये जो कोण है इस कोण को हम लोग कहेंगे प्रिज्म एंगल। अगर ये सरफेस और इस सरफेस से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता हो तो इस सरफेस और इस सरफेस को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते, और इन दोनों के बीच के जो एंगल है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता हो उसको हम लोग कहेंगे प्रिज्म एंगल। तो इस तरह से हम प्रिज्म का हम लोग सिंपल डायग्राम बनाते हैं, फिर आगे की हम लोग पढ़ाई करेंगे, देखेंगे क्या। देखते हैं ये प्रिज्म का हम 2 डायमेंशन अब एक डायग्राम बनाते हैं। 3 डायमेंशन में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायग्राम, तो 2 डायमेंशन में हम प्रिज्म को जरा पढ़ लें। जैसे हमने देखा कि ये ए बी और सी, ए बी सी एक प्रिज्म है, और ये एक इंसिडेंट रे है। हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए, लाइट रे जो है इस आई एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, ये हो गया एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रिज्म जो है डेंसर मीडियम का है, और प्रिज्म जिस मीडियम में रखा गया है वह रेयर मीडियम का है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो वह नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। तो ये लाइट यहाँ से नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। फिर लाइट जब डेंसर से फिर रेयर मीडियम में जाएगी तो वह नॉर्मल से दूर भागेगी। तो अगर सेम मीडियम होता तो लाइट सीधे ऐसे निकल जाता, लेकिन जब ये नॉर्मल से दूर भागेगी तो लाइट ऐसे मुड़ेगी। इस तरह से यहां पर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, निर्गत कोण। और एंगल ऑफ इमर्जेंस को भी हम लोग आई से ही डिनोट कर देते हैं।
बट इस वैल्यू को हम ले लेते हैं I1 और इस वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं I2। फिर देखते हैं यहाँ पे इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं R1 और इस एंगल को हम लोग सपोज कर लेते हैं ये है R2। अब देखते हैं कि किसी प्रिज्म में प्रकाश का डेविएशन कैसे होता है, विचलन कैसे होता है। तो ये लाइट का हो गया इनिशियल डायरेक्शन, लाइट ऐसे ही इंसिडेंट कर रही है और फाइनली प्रिज्म से लाइट ऐसे निकल रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल जो बन रहा है ना, ये प्रकाश के गमन की ये प्रारंभिक दिशा हो गया और ये अंतिम दिशा हो गया और इनके बीच के इसी कोण को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इस तरह से उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, इसका P, इसका नाम हम रख देते हैं Q, इसका नाम हम रख देते हैं R, इसका नाम रख देते हैं S, यहाँ पर हम नाम रख देते हैं T और यहाँ पर नाम हम लोग रख देते हैं इस पॉइंट का O। तो यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पर इस एंगल को हम लोग सपोज x कर लेते हैं और यहाँ पर इस एंगल को हम लोग y मान लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से हमने एक बात को सीखा और इस बात को हमेशा नोट करके रखिएगा कि किसी प्रिज्म से हम लाइट को पास कराते हैं और वो प्रिज्म डेंसर मटेरियल का हो और उसे रेयर मीडियम में रखा गया, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि प्रिज्म जो है लाइट को हमेशा अपने बेस की ओर मोड़ती है। जैसे यहाँ पर ये लाइट का बेस हो गया, अब यहाँ पर हमने देखा क्या कि यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट जो है अपने बेस की ओर ही मुड़ रही है और जब यहाँ से निकला तो भी हमने देखा कि लाइट जो है अपने बेस की ओर ही मुड़ रही है। इस तरह से ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कोई प्रिज्म डेंसर मटेरियल का हो और उसे रेयर मीडियम में रखा गया हो तो प्रिज्म लाइट को हमेशा अपने बेस की ओर ही मुड़ती है। तो इस पूरे प्रिज्म में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब इस डायग्राम को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि मान लिया कि ABC एक प्रिज्म है जिसका है ना AB और AC दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इसका प्रिज्म एंगल को भी हम लोग मान लेते हैं, इसका प्रिज्म एंगल A है और PQ एक आपतित किरण है, एक इंसिडेंट रे है जो AB सरफेस पर I1 एंगल पर इंसिडेंट कर रही है और AC सरफेस से I2 एंगल पर ये इमर्ज कर रही है, बाहर निकल रही है। इस तरह से यहाँ पर डेल जो है ये लाइट के इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल है। इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल ऑफ डेविएशन को सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो ट्रायंगल TQR में हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल TQR में हमने देखा क्या कि ये डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल एंगल दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग x और y का वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में और डेल का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हमने देखा क्या अकॉर्डिंग टू फिगर, हमने फिगर से हमने देखा क्या कि ये जो एंगल है इस टोटल एंगल के इक्वल है अपोजिट एंगल से। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि I1 इक्वल टू x प्लस R1, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस R1, R1 प्लस I1 के साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या देख लिया I2 इक्वल टू y प्लस R2, तो यहाँ से y इक्वल टू फिर हो जाएगा I2 माइनस R2। सिमिलरली y इक्वल टू हो जाएगा I2 माइनस R2। इनमें x और y दोनों का वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, i का वैल्यू है I1 माइनस R1 प्लस y का वैल्यू है I2 माइनस R2। सोल्व करने पर I1 और I2 को एक जगह कर लेंगे, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। इस तरह से हमने डेल का इक्वेशन निकाल लिया, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड।
नाउ इन ट्रायंगल QRO में, ट्रायंगल QRO में हमने देखा क्या कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे क्या कि R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल O। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। फिर हम देखते हैं इन क्वाड्रेंगल QARO, QARO में ये एंगल A और प्लस एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री प्रिज्म। और ये जो एंगल A है प्रिज्म एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल O। ये हो गया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में हमने देखा क्या कि दोनों का RHS इक्वल है। तो जब दो इक्वेशन के RHS इक्वल हो तो उनके LHS भी इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमने देखा क्या कि दोनों का ये RHS इक्वल है तो दोनों के LHS भी इक्वल होंगे। R1 प्लस R2 इक्वल टू A लिख सकते हैं। अब R1 प्लस R2 इक्वल टू E हो गया। अब ये वैल्यू जब इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में, इस इक्वेशन सेकेंड में R1 प्लस R2 के जब वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल इक्वल टू ये हो जाएगा I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2 के जगह हम लोग लिख लेंगे A। तो इस तरह से किसी प्रिज्म से है ना एंगल ऑफ डेविएशन का ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो फाइनली हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और A क्या है, तो यह प्रिज्म एंगल है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन हमने देखा क्या कि डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। फिर इसी को आगे हमने बढ़ाया तो फिर हमने देखा क्या कि डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। फिर हमने डेल का एक और है हमने अब देखा एक और इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू A। इसको हम एक साइड में हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब एक अच्छा सा पॉइंट हम लोग लेकर के आते हैं। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है किसी प्रिज्म का, वह किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स affecting the value of डेल। तो डेल के वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, इसको हम लोग जरा देखते हैं। तो पहला है या प्रिज्म का जो मटेरियल है, यानी कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब म्यू को हम लोग बढ़ाते हैं तो ये डेल का भी वैल्यू जो है ये बढ़ेगा, ये बढ़ता है। आगे इसको हम लोग चेक भी करेंगे, ये जितना भी फैक्टर हम बताएंगे इसमें से कुछ फैक्टर को आगे हम लोग चेक भी करेंगे। तो पहला फैक्टर हमने देखा क्या कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर प्रिज्म का बढ़ेगा
तो प्रिज्म से होकर के जो डेविएशन है वो डेविएशन भी बढ़ेगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वहां पे डेविएशन भी कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो तो डेविएशन ज्यादा होगा, है ना। अब दूसरा हमने टर्म देखा क्या कि अगर प्रिज्म एंगल को अगर बढ़ाया जाए तो वहां पे डेविएशन भी बढ़ेगा। आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया, आपने ये क्या बता दिया, इससे बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा क्या कि I1 प्लस I2 माइनस ए है, तो यहाँ से अगर ए को अगर बढ़ाया जाए तो डे का वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये ए का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा वह I1 प्लस I2 में से उतना ही अधिक घटेगा और डेल का वैल्यू कम होगा। तो भैया ये जो इक्वेशन है ये तो बता रहा है कि अगर प्रिज्म एंगल अगर बढ़ेगा तो डेल का वैल्यू घटेगा, लेकिन सर आपने ये बताया यहाँ पर कि अगर प्रिज्म एंगल का वैल्यू बढ़ाया जाए तो डेल का भी वैल्यू घटेगा। भाई ये कैसे हो गया? तो जरा सा ध्यान से इस बात को समझिए कि यहाँ पर I1, I2 और ए तीनों एक दूसरे से फ्री नहीं है, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे से फ्री होते, अगर I1 और I2 को ए से कोई लेना देना नहीं होता, तब यहाँ पर ए का वैल्यू बढ़ता तो डेल का वैल्यू घटता। लेकिन जब ए का वैल्यू बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक I1 और I2 का भी वैल्यू बदल जाएगा, और ये इस तरह से बदलेगा कि डेल का वैल्यू ए के वैल्यू के बढ़ने से डेल का वैल्यू भी बढ़ेगा। यानी ए का वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है ये I1 और I2 को भी इफेक्ट कर रहा है। यानी ये जो है ये केवल डेल को इफेक्ट नहीं करेगा, ये I1 और I2 को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए अगर ए के वैल्यू को अगर हम लोग क्या कर दें, बढ़ा दें, तो ये I1 और I2 ये दोनों के भी वैल्यू क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और इस तरह से बढ़ेंगे कि ये घटाने के बावजूद भी डेल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। आगे हम चल करके एक इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन से ये बात प्रूफ भी होगा। अब तीसरा चीज जो है कि क्या ये डेल का जो वैल्यू है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर डिपेंड करता है क्या? तो देखिए ये डिपेंड करता है, लेकिन इनका जो रिलेशन है यानी आई और डेल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच का जो रिलेशन है ये बहुत ही मजेदार रिलेशन है। इस रिलेशन को जरा हम लोग एक ग्राफ से समझें। अगर ये जो वैल्यू हो डेल का और ये जो वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो ये देखा गया कि शुरू में जब आई के वैल्यू को बढ़ाया जाता है तो डेल का वैल्यू घटता है, और घटते घटते एक सीमा ऐसा आएगा कि वहां से फिर अगर आई का वैल्यू अगर बढ़ाया जाए तो डेल का वैल्यू बढ़ता है। यानी कि इनके बीच अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे आता है। अरे वाह, ये ग्राफ बता क्या रहा है कि इनिशियली जब आई का वैल्यू को बढ़ाया जाए तो वहां पे डेल का वैल्यू क्या होने लगता है, घटने लगता है। घटते घटते आई का एक पार्टिकुलर वैल्यू आता है, और इस पार्टिकुलर वैल्यू के आगे अगर आई का वैल्यू बढ़ाया जाए तो डेल का वैल्यू बढ़ने लगता है। यानी कि आई और डेल में क्या रिलेशन है, तो पहले आई को बढ़ाने पर डेल का वैल्यू घटता है, और फिर है ना जब एक पाई का एक पार्टिकुलर वैल्यू, एक खास वैल्यू मिल जाता है, उसके बाद आई का वैल्यू अगर बढ़ाया जाए तो फिर डेल का वैल्यू भी बढ़ने लगता है। तो देखेंगे कि ये जो पार्टिकुलर वैल्यू है आई का, इससे आई के इस वैल्यू पर डेल जो होता है ये मिनिमम होता है। और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि आई की एक ही वैल्यू पर है ना एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, और उस पार्टिकुलर वैल्यू पर हमने एक और कंडीशन देखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस I1 और I2 दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये बहुत ही है ना, ये जो तीसरा जो नोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो आइए हम लोग अब प्रिज्म फार्मूला को हम लोग अब सेट करते हैं, प्रिज्म फार्मूला को हम लोग निकालते हैं। तो प्रिज्म फार्मूला पर निकालेंगे कैसे, तो ये जो हमारा इक्वेशन जो फाइनली आ गया था डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। अब इस इक्वेशन से हम लोग आगे इस थ्योरी को डिराइव करेंगे, जो थ्योरी हमने पहले डिराइव किया हुआ था। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, इक्वेशन x हो गया, या इक्वेशन a मान लेते हैं, इक्वेशन a। हाँ, तो फिर हम लोग देखा क्या कि फॉर
मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन के लिए हमने अभी कंडीशन देखा क्या कि मिनिमम डेविएशन के लिए ये I1 इक्वल टू क्या हो जाता है I2, यानी ये जब I1 इक्वल टू I2 हो जाएंगे, दो एक्सटर्नल एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों इंटरनल एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मिनिमम डेविएशन के लिए I1 I2 की इक्वल हो जाएगा, तब इस कंडीशन में ये जो R1 है ये R2 की इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि I1 I2 की इक्वल हो गया, तो इन दोनों को अगर हम I मान लें, I लेट R1 R2 की इक्वल हो गया, तो इसको अगर R मान लें, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस इक्वेशन में अगर I1 और I2 को अगर इक्वल कर दे तो क्या हो जाएगा, तो डेल मीन इक्वल टू ये I प्लस आई माइनस ए, यानी कि हो जाएगा 2I माइनस ए। अब ये माइनस ए इधर है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरीका से ये 2I इक्वल टू हो जाएगा डेल मीन प्लस ए। तो इस तरीका से हम लोग यहां से सोल्व कर लेंगे I इक्वल टू डेल मीन प्लस ए बाई 2, है ना। तो I का वैल्यू निकल गया। फिर हम यहां पर देखेंगे फ्रॉम R1 प्लस R2 इक्वल टू ए था, तो मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में R1 और R2 भी इक्वल हो जाएगा। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम लोग यहाँ पे डेल मीन लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि मिनिमम कंडीशन के में क्या हो जाएगा, ये R1 R2 भी इक्वल हो गया, तो R प्लस R इक्वल टू ए, तो यहाँ से 2R इक्वल टू ए, विच इम्प्लाई R इक्वल टू ए बाई 2, है ना। तो मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में I इक्वल टू हो जाएगा डेल मीन प्लस ए बाई 2 और R इक्वल टू हो जाएगा ए बाई 2। अब हम लोग प्रिज्म फार्मूला को कैसे निकालेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल लॉ कहता है क्या, तो इसको अगर हम और आगे डिराइव करें तो यहाँ पर म्यू2 क्या है, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और प्रिज्म के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हमने म्यू माना है, और इस पूरे प्रिज्म को हमने एयर में डाला हुआ है, हवा में रखा हुआ है, तो ये म्यू1 जो हो जाएगा वो एयर का वैल्यू हो जाएगा। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1। अब आई और आर का जो वैल्यू हमने निकाला हुआ था, उस आई और आर के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। अब आई और आर के वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन डेल मीन प्लस ए बाई 2, और आर का वैल्यू हमने निकाला ए बाई 2, तो ये साइन ए बाई 2 इक्वल टू म्यू। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्रिज्म फॉर्मूला हो गया। तो देखिए अगर एग्जाम में आए कि प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला को डिराइव करें, तो यही हमारे रिक्वायर्ड प्रिज्म फॉर्मूला, हमने प्रिज्म फॉर्मूला को डिराइव कर दिया। या एग्जाम में ऐसे आए कि प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूला को डिराइव करें, तो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला हो गया, और आप लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लें, दिस इज रिक्वायर्ड प्रिज्म फार्मूला, यही आवश्यक प्रिज्म फार्मूला है। तो अभी हमने ये जो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला देखा, I1 प्लस I2 और माइनस ए, ये जो है प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन का जो फार्मूला है, ये किसी भी प्रिज्म के लिए वैलिड है। लेकिन अगर ये प्रिज्म बहुत पतला हो, बहुत थीन प्रिज्म हो, उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रिज्म एंगल ए का वैल्यू छोटा हो जाएगा। अब हमने देखा क्या कि जब प्रिज्म एंगल ए का वैल्यू जब छोटा हो जाएगा,
तो यहाँ पर I1 और I2 भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि हमने बताया क्या क्या, हमने पहले ही बता दिया कि I1 और I2 जो है वो प्रिज्म एंगल से अलग नहीं है, ये प्रिज्म एंगल पर ही डिपेंड करेगा। अगर ए चेंज हो जाए तो I1 और I2 भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर प्रिज्म एंगल बहुत छोटा हो जाए, है ना, थिन प्रिज्म हो जाए, तो ए का भी वैल्यू छोटा हो जाएगा और I1 I2 का भी वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर थिन प्रिज्म, हम लोग थिन प्रिज्म के लिए देखेंगे क्या कि थिन प्रिज्म में ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल ए जो है ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, और जब ए जब छोटा हो जाएगा तो I1 I2 R1 R2 ये सारे के सारे एंगल बहुत छोटे हो जाएंगे। और छोटे एंगल के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्स टू क्या होता है, थीटा। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो प्रिज्म फार्मूला हमने निकाला है, प्रिज्म फार्मूला, वो प्रिज्म फार्मूला क्या हमने निकाला, तो म्यू इक्वल टू साइन डेल प्लस ए बाई टू अपॉन ये साइन ए बाई टू। हमने इस इक्वेशन को हमने देखा क्या है। अब इस इक्वेशन से हम लोग देखते हैं कि ये जब थिन प्रिज्म हो जाएंगे तो थिन प्रिज्म के लिए ए का वैल्यू कम हो जाएगा, और ए का वैल्यू जब कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो साइन डेल प्लस ए बाई टू जो है अप्रोक्स टू हम डेल प्लस ए बाई टू लिख सकते हैं, और साइन ए बाई टू को अप्रोक्सीमेटली हम लोग ए बाई टू लिख सकते हैं। तो अब प्रिज्म फार्मूला में इस वैल्यू का अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या होगा, तो देखिए, तो ये म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल प्लस ए बाई टू अपॉन ये हो जाएगा ए बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल प्लस ए अपॉन ए। अब आगे इसको कैलकुलेट कर लें तो क्या हो जाएगा ये, तो म्यू इंटू ए इक्वल टू ये डेल प्लस ए हो जाएगा, तो डेल इक्वल टू ए प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो म्यू ए माइनस ए। अब यहां से डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो किसी भी पतले प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन का हमने दो फॉर्मूला देखा, एक इक्वेशन ये देखा और दूसरा इक्वेशन ये देखा। देखिए, ये इक्वेशन किसी भी प्रिज्म के लिए वैलिड है, बट ये इक्वेशन केवल थिन प्रिज्म के लिए ही वैलिड है। अब इस इक्वेशन से हमने ये भी देख लिया क्या कि अगर ए का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो डेल का वैल्यू भी बढ़ेगा। यहाँ से हमने देखा क्या कि म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो डेल का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फिर ये इक्वेशन बता रहा है कि अगर अलग अलग लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो उनका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा। तो इस इक्वेशन के सहायता से आगे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डिस्कस करेंगे कि अलग अलग लाइट का, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो अलग अलग लाइट के एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होता है। इसीलिए कोई भी लाइट जब किसी प्रिज्म से होकर के पास करता है तो अपने कंपोनेंट कलर में, है ना, वो स्प्लिट कर जाता है।